हाँ बोलिए। आज डेट शीट मिल गई थी, वही 26 को मैथ्स का पेपर ही है। अच्छा अच्छा, कैंडिडेट्स उसमें वही आ रहा है ना, रियल नंबर और पॉलिनोमियल ही आ रहा है ना। हाँ। ठीक है ठीक है, चलिए जी। तो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे लाइफ प्रोसेसेस में कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर अलाइव और लिविंग थिंग्स। तो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जिसमें एनिमल्स में जिसमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडेड है, वो सारे के सारे अलाइव हैं, या उनको हम बोल देते हैं कि लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट इज द मूवमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ अलाइव है या नहीं है, कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो होता है मूवमेंट। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो हम इसको इजीली बोल देंगे कि ये अलाइव है। अगर कोई भी चीज़ मूव नहीं कर रही है तो हम बोल देंगे कि ये नॉन लिविंग है। और इसमें ये भी होता है कि मूवमेंट ऑन इट्स ओन। तो मूवमेंट ऑन इट्स ओन का मतलब ये है कि अगर हम किसी स्कूटर की बात करेंगे तो स्कूटर में पेट्रोल डाला जाता है, एक्सटर्नल सोर्स की वजह से वो मूव करता है, नहीं तो वो मूव नहीं करेगा। ठीक है ना, वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मूवमेंट, ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट यानी कि मूवमेंट ऑन देयर ओन। अच्छा, अब देखिएगा, ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर अलाइव मूव बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। तो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो मूव करते हैं। एग्जाम्पल, द मूवमेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फास्ट एंड कैन बी ऑब्जर्व ईजीली, बट द मूवमेंट्स इन प्लांट्स आर यूजुअली स्लो एंड ऑब्जर्व विद डिफिकल्टी। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो मूवमेंट है वो बड़ा फास्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर रहे हैं तो उनका मूवमेंट बड़ी आसानी से दिखाई दे जाता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स का एक तो मूवमेंट दिखाई बहुत कम देता है, और दूसरा जितना दिखता है वो बड़ी डिफिकल्टी से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब डिफिकल्टी से ऑब्जर्व करेंगे इनका मूवमेंट वो कैसा होता है। ज़्यादातर हम ये कहेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है लाइट को देखकर मूवमेंट करना। लाइट को देखकर मूवमेंट करना। तो लाइट को देखकर मूवमेंट किस तरीके से होता है? जैसे अगर मान लीजिए हमने क्या करा, हमने एक जगह कहीं पर कोई पौधा रख दिया, ठीक है, और पौधे का मुंह हमने वेस्ट की डायरेक्शन में कर दिया। पौधे का जो फेस है, खासतौर पर फ्लावर्स में ये मूवमेंट बहुत जल्दी दिखाई दे जाता है। सनफ्लावर में तो एकदम रिमार्केबल है कि आप देख सकते हैं कि आपने सनफ्लावर का जो फ्रंट फेस है वो आपने कर दिया वेस्ट की डायरेक्शन में, छोड़ दिया ऐसे ही, और फिर वेट कर रहे हैं आप, और वेट कर रहे हैं। अब ये थोड़ी है कि आप घंटों तक बैठे रहेंगे, सन के रात हो रखी है और आप सन के निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सनराइज़ होगा। तो उसमें क्या कर दिया जाता है, उसमें एक कैमरा लगा दिया जाता है। ऑब्जर्वेशन इस तरीके से करी जाती है इनके मूवमेंट की कि एक कैमरा लगा दिया जाता है जो कि 8 घंटे या 10 घंटे तक चालू रहेगा। अब वो जो कैमरा है वो 10-10 मिनट में या 15-15 मिनट में फ़ोटोग्राफ्स लेता रहेगा। तो उसने 15 मिनट में फ़ोटोग्राफ ले ली, तो 1 घंटे में उसने 4 फोटोग्राफ्स ले ली, ठीक है। अब इसके बाद अगले घंटे में उसने 4 फोटोग्राफ्स ले ली। तो मान लीजिए रात के 10 बजे आपने चालू करा और सुबह के 10 बजे, यानी कि 12 घंटे के अंतर पर आप देखेंगे तो आपके पास टोटल 96 फोटोग्राफ्स आ जाएंगी। तो जो फर्स्ट फोटोग्राफ थी और जो 96 फोटोग्राफ थी, उन दोनों फोटोग्राफ्स में आपको ये अंतर दिखाई देगा कि फर्स्ट फोटोग्राफ में जहाँ उसका जो फेस था वो बिल्कुल वेस्ट की तरफ हो रखा था, फिर वो मुड़कर बिल्कुल ईस्ट की तरफ हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट भी पर्टिकुलरली सनलाइट, ठीक है, और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट। तो इस तरीके का बहुत स्लो मूवमेंट दिखाते हैं प्लांट्स। दूसरा मूवमेंट प्लांट्स का क्या होता है? ग्रोथ। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोई भी प्लांट है उसको लगातार हम फर्टिलाइज भी कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स भी उसमें हम लगा रहे हैं, पानी भी प्रॉपर्ली टाइम पर दे रहे हैं, और उसको प्रॉपर सनलाइट भी मिल रही है जितने भी प्लांट्स हैं। तो वो जो प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे ना ग्रो करते हैं। तो वो भी कैसे करा जाता है? अगेन फोटोग्राफ्स वाला ही ऑब्जर्वेशन वहाँ पर भी करा जाता है कि एक प्लांट रख दिया, उसके पीछे एक वाइट कलर की शीट लगा दी, उस शीट पर हमने मार्किंग कर दी, ठीक है, दीवार पर एक वाइट शीट लगा दी और मार्किंग कर दी उस पर 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, जितनी भी उसकी प्लांट की हाइट थी। और हम ये देखेंगे 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन या 8 दिन में आप उसको थोड़ा थोड़ा पानी देते रहो, और थोड़ा थोड़ा आप उसको, मतलब उसमें सनलाइट प्रॉपर्ली उसको मिलती रहे। तो आप देखेंगे चाहे 1 मिलीमीटर का या 2 मिलीमीटर का अंतर सही, लेकिन थोड़ा सा प्लांट बढ़ता जरूर है। तो वो जो ग्रोथ है वो ग्रोथ ही उसका मूवमेंट है। ये ग्रोथ ही मेन मूवमेंट है, क्योंकि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ये सेम जो प्रॉपर्टी है ये ह्यूमन बींग्स में भी दिखाई देती है
कि आज आपने किसी को देखा और 2-4 महीने बाद आप किसी को देखेंगे, पर्टिकुलरली अगर वो बच्चा अपनी टीन एज में है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी ग्रोथ वाली एज में है। तो अगर आप किसी को कुछ समय बाद देखते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि उसकी हाइट में, हेल्थ में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट जो है ये प्लांट्स में भी दिखाई देता है और ये मूवमेंट जो है एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में भी दिखाई देता है। हाँ, जो ग्रोथ वाला मूवमेंट है वो प्लांट्स में कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे जाता है, क्योंकि ऐसा है कि लेकिन एक लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद इंसान की हाइट भी रुक जाती है, एक लिमिट के बाद जो प्लांट्स हैं उनकी हाइट भी रुक जाती है। ऐसा तो नहीं है, उसमें ज़्यादा स्पेशली दिखाई देता है। और आप ये देखिएगा कि जब हम ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ में ऐसा नहीं है कि आप पानी देते रहें, तो ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि वो प्लांट आसमान को छूने लगे, कभी ऐसा हो जाए इनफाइनाइट दूरी तक वो जा रहा है मेरे लगाया हुआ नीम का पेड़ वो इतना ऊँचा, तो ऐसा नहीं होता, उसकी भी एक लिमिट होती है जैसे ह्यूमन बींग्स की तरह। अब इसी तरीके से हम ये कहेंगे एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह तक भी जा सकते हैं और अपने बॉडी पार्ट्स भी मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रॉग मूव्स व्हेन इट जंप्स, एन एथलीट मूव्स व्हेन ही रन्स, एटसेट्रा। तो मूवमेंट अलग अलग तरीके से कैसे दिखाई देता है। जैसे फ्रॉग की बात करेंगे तो फ्रॉग का मूवमेंट, फ्रॉग चलता नहीं है ना, फ्रॉग दौड़ता है, फ्रॉग बस कूदता ही है। तो फ्रॉग अगर जंप कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, अगर वो जा रहा है जंप करके जा रहा है, तो बस ये कहा जाएगा कि उसने अपना मूवमेंट दिखा दिया, तो उसका मूवमेंट बस यही है, जंपिंग, ठीक। इसी तरीके से अगर हम किसी एथलीट की बात करें तो एथलीट या तो वॉक करेगा या फिर रन करेगा, दौड़ेगा, तो वो अपना मूवमेंट इस तरह से दिखाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्लांट्स कैन ओनली मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर्स, शूट्स एंड रूट्स। प्लांट्स अपने बॉडी के सिर्फ पार्ट्स को ही थोड़ा बहुत मूव कर सकता है, जैसे कि लीव्स को, फ्लावर्स को, शूट एक जो मेन जो स्टेम होता है उसको शूट बोल देते हैं, और जो रूट होती है उसकी, तो जो रूट है उनको भी वो मूव कर सकता है। कैसे कर सकता है उसके भी 5 अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, बताऊँगा। क्योंकि वो ज़मीन में बढ़ती रहती है, जमीन में बढ़ती रहती है, हाँ वो भी है। और भी 5 तरीके के मूवमेंट इसमें होते हैं। आपका फोटोट्रोपिज्म होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म होता है, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिज्म। ये 5 तरीके के होते हैं। ये डिटेल में जो हमको करना पड़ेगा ये हम करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। लाइफ प्रोसेस में ये मूवमेंट्स नहीं करना। तो यहाँ पर सिर्फ मूवमेंट के नाम पर सिर्फ इतना देखेंगे कि प्लांट्स जो है वो थोड़ा बहुत अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर लेता है, लेकिन ये नहीं होता कि एक नीम का पेड़ अभी यहाँ लगा हुआ था और कुछ दिन या थोड़ी देर बाद वो KW60 के बराबर में जाकर खड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होगा, प्लांट्स जहाँ पर है प्लांट्स की लोकेशन वहीं रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद हम ये कहेंगे द प्लांट पार्ट मूव टुवर्ड्स अ स्टिमुलस सच एज सनलाइट, ग्रेविटी और वाटर एटसेट्रा। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आकर आपको भड़का कर चले जाए, है ना। जैसे कोई आया एक्सटर्नल फोर्स, ठीक, जैसे एक्सटर्नल फोर्स किसी ने आपको पुश करा, किसी ने आपको पुश करा तो आप गिर गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस के बदले में आपका कुछ रिएक्शन होगा, आप पलट कर बोलेंगे भाई अंधा है क्या, ठीक है। तो ये स्टिमुलस, ये आपका रिएक्शन है। तो इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को स्टिमुलेट करने का कौन काम करता है, या तो सनलाइट या फिर वाटर या फिर किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र, ठीक। अब अगर हम किसी भी फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं सॉइल में जहाँ पर प्लांट जो है वो ऑलरेडी प्लांटेड है, तो वहाँ क्या होता है कि उसमें जो उसकी सॉइल है, उसकी सॉइल की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी सनलाइट एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, और वो उसको जल्दी मतलब थोड़ा और फास्ट उसकी ग्रोथ मूवमेंट को थोड़ा सा एग्रावेट कर देता है, फास्ट कर देता है। तो ये प्लांट्स के मूवमेंट वाला हुआ। उसके बाद आप पेज नंबर 2 पर आ जाइए। जो बच्चे मोबाइल फ़ोन है जिनके पास, जो अभी देख पा रहे हैं वो देख लीजिए, नहीं तो बाकी सुनते जाइए। कहानी की तरह ही है ये चैप्टर, जहाँ जहाँ कोई चीज़ लगेगी मेरे को इम्पॉर्टेंट है उसका डायग्राम बनाकर आपको समझा दूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसको यहाँ पर नोट्स बनाने बैठ गए, लिखने बैठ गए, तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लिखते लिखते थक जाओ। चलिए तो अगला देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नॉट अलाइव कैन नॉट मूव बाई दमसेल्व्स। तो ये भी हमें पता है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपने आप नहीं चल सकते, अपने आप नहीं चल सकते। नॉन लिविंग थिंग को, जैसे एक चेयर है तो चेयर को पुश करना पड़ेगा तभी चलेगी, खुद से नहीं चलेगी। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर एज फॉलोज। तो लिविंग थिंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 7। पहली, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाई दमसेल्व्स। लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो खुद से चल सकती हैं, मूव बाई दमसेल्व्स। सेकंड है, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। तो लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, फूड चाहिए खाने के लिए, एयर चाहिए और वाटर चाहिए। इन तीनों के बिना लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो मतलब सर्वाइव नहीं कर सकती।
थर्ड देखिएगा, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकती हैं, हम तो ग्रो कर सकते हैं। चेयर तो जितनी है उतनी रहेगी ना, नेक्स्ट डे ऐसा तो नहीं है थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ऊँची हो गई चेयर, ग्रोथ हो गई इसकी। फोर्थ देखिएगा, लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। तो लिविंग थिंग्स के आसपास जो चेंजेस हैं, उन चेंजेस के बदले में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देती है। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। बिल्कुल, आप ये देखिए जैसे ठंड लग रही है, हमको ठंड लग रही है तो हम कुछ एक्स्ट्रा कपड़े पहन लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, क्या बाहर से स्टिमुलेशन मुझे किस चीज़ का मिल रहा है कि टेम्परेचर डाउन हो गया एटमॉस्फेयर का, तो हम खुद को टेम्परेचर अपनी बॉडी का मेंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ कपड़े पहन रहे हैं एक्स्ट्रा। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा आंधी अगर चल रही है, आंधी चल रही है तो एक रिफ्लेक्स एक्शन है, हम अपने आप ही हमारी आंखें छोटी हो जाती है और हम हाथ आंखों के आगे अड़ा देते हैं, ठीक, कि आंखों में धूल मिट्टी ना चली जाए। तो जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में, अब प्लांट्स थोड़ी कर पाते हैं ऐसा कि छुप जाओ अभी आंधी चल रही है फिर वापस खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा प्लांट्स नहीं कर सकते, ऐसा सिर्फ ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं। तो लिविंग थिंग्स पर कैन forget भी not करते हैं ना, stimulus से Stimulus- touch करते हैं तो leaves बन जाते हैं। हाँ, ये होता है कि स्टिमुलस बाहर से जो भी आपको एक्सटर्नल स्टिमुलस मिल रहा है, तो वो उसकी लीव्स जो हैं वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ड्रूल अप कर जाती है, बस इतना होता है। लिविंग थिंग्स रेस्पायर। रेस्पायर का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग या कुछ और? Breakdown of oxygen का मतलब होता है, मैं बताऊँ। आइए बता दें, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर है। ब्रीदिंग का मतलब क्या है? सर वो केमिकल प्रोसेस होता है, क्या रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस Breakdown- होता है। हाँ होता है, Breakdown of natural substances for cellular needs. और ये एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी होता है। होता है हाँ होता है, और और इसमें बहुत ज़्यादा एंजाइम्स यूज करे जाते हैं। करे जाते हैं। हाँ, जब ये प्रोसेस चलता है। देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में जो भी हमने कोई भी फूड हमने खाया, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल हम खाते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक अगर कहीं पर भी ऑर्गेनिक शब्द का कोई यूज़ करे कि ये ऑर्गेनिक फूड है, तो ऑर्गेनिक फूड का मतलब क्या है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन कंपोनेंट है, समझ गए। कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो दालें हों, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो कोई सब्जी हो, दे ऑल आर ऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि वो जो बने होते हैं, भाई मन में तो आता होगा ना ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये किस चीज़ का बना हुआ है। हम लौकी खाते हैं, हम आलू खाते हैं, किस चीज़ का बना हुआ है, आलू है भाई, आलू है, अभी किस चीज़ का बना हुआ है कि क्या मतलब, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि वो सब ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, उनके अलग अलग सबके फार्मूला होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन उनके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाली चीज़ दैट इज कॉल्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी हो सकता है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ हाइड्रोजन हो और कार्बन ना हो तो भी ऑर्गेनिक नहीं बोलेंगे, सिर्फ कार्बन हो हाइड्रोजन ना हो तो भी ऑर्गेनिक नहीं बोलेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जो भी हम खाते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल हम कंज्यूम करते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो जो हमने फूड खाया होता है उस फूड को वो ठक 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 करके तोड़ता रहता है लगातार, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने एक सांस ले ली बस फूड पूरा डाइजेस्ट हो गया, फूड को पूरा उसने ब्रेक डाउन कर दिया, नहीं, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस होता है, तभी हमने खाना खाया तो वो 2, 3, 4, 5 घंटे में डाइजेस्ट हो गया प्रॉपर, एनर्जी रिलीज हो गई, हमने भी कुछ वर्क वगैरह कर लिया, उसके बाद फिर हमें दोबारा से भूख लगने लगती है। यानी कि अब बॉडी को फिर से फूड चाहिए क्योंकि एनर्जी लेवल बॉडी का डाउन होता जा रहा है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल किससे होती है? रेस्पिरेशन से, ठीक है। ब्रीदिंग में सिर्फ एक्सचेंज प्रोसेस है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन का मतलब ही ये है कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक। आगे चलते हैं। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम देयर बॉडी। तो हमारी बॉडी का जो मेन वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिया होता है। यूरिया आपका यूरेथ्रा, किडनी के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है, यूरेथ्रा के थ्रू, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन हैव यंग वंस। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके सबके ऑफस्प्रिंग्स होती हैं, बच्चे होते हैं। हाँ जी, सर प्लांट्स कैसे excrete करते हैं? क्या जी? प्लांट्स कैसे excrete करते हैं? प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं? प्लांट्स का एक्सक्रीशन का ये प्रोसेस होता है। सर क्या होते हैं लिविंग थिंग्स के? दे कैन हैव यंग वंस, ऑफस्प्रिंग्स। अच्छा बच्चे। हाँ, बच्चे होते हैं ना, दादा दादी से, मम्मी पापा से हम, हमारे सर एक एग्जांपल जैसे एक्सक्रीट
एक्सक्रीशन ऑफ क्रीम में सिर्फ सैप होता है। And sir, resin. रेजिन होता है। जब भी कभी आप देखें कि पर्टिकुलरली सुबह सुबह के टाइम अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि कोई भी पौधा बड़ा साफ सुथरा नहीं है, उसके आसपास कुछ ना कुछ या तो पत्तियां गिरी हुई होंगी या बहुत छोटे 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 रेजिन गिरे हुए होंगे, ठीक है। तो वो उनका एक्सक्रीशन का ही तरीका है कि जो उनकी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल इस तरीके से निकल गया। कुछ वेस्ट मटेरियल जिस जगह पर जिस मिट्टी में वो लगा हुआ है उस मिट्टी के आसपास भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये होता है उनका एक्सक्रीशन का तरीका। उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स। फिर हम ये देखेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस हैं क्या क्या, लाइफ में क्या क्या प्रोसेसेस यूज होते हैं। जैसे रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, ऐसी और क्या क्या प्रोसेस है? मैं बताती हूँ। डाइजेशन, मूवमेंट, Respiration, रेस्पिरेशन, excretion. सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सीडेशन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है। द बेसिक, हाँ ठीक है, ठीक है। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आजकल तुम्हारे चाचा मुझे बार बार दिखाई दे रहे हैं, कल भी दिखाई दिए थे। और कल पता है क्या, कल कहाँ दिखाई दिए? सोसाइटी के बाहर कुर्सी, पेड़ के नीचे कुर्सी डालकर बैठे हुए। हाँ, वो वही बैठते हैं। क्यों? वो ऑटो वाले को पैसे दे रखे हैं ना, वो फाइनेंसर है। मेरे पास चाचू ने भी खोल रखा है अपना कुछ अपना। तो फिर ऑटो वाले उनसे 10 ऑटो नहीं होता, ऑटो होता है। हाँ, वो जो भी होता तुम है। अपना एक्सेंट सुधारो। बहुत याद रखना, ये ढंग से बोला करो। होता है नहीं होता, होता है। होता है। अच्छी चीज़ सिखा रहा हूँ, कभी ये मत कहना कि नहीं मेरा एक्सेंट वो कर रहे हैं। चलिए, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक और प्रॉब्लम है, वो शायद मैंने तुम्हें तो पता ही है। आप तीनों बच्चे 9th में नहीं थे मेरे पास। एक आपने ये चीज़ देखी, जैसे शाम होती है और बच्चे खेलने जाते हैं, हाँ। ठीक है, वो किसी को अगर अपने दोस्त को बुलाते हैं तो वो क्या कहता है? हैं? अगर अपने दोस्त को बुलाता है खेलने चलने के लिए तो वो क्या बोलता है? नीचे आ जाओ। खेलने चल रहा है। क्या बोलते हैं? खेलने चल रहा है, चल रहा है। र नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। ये यहीं पर देखा है नहीं, मैंने। मैं बोलती हूँ खेलने चल रही है। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। चल रहा है भी बोल दो तो समझ में आता है। चल रहा है, चल चल रहा है। ये मैंने बहुत देखा है, सभी ये कहते हैं चल रहा है। चलो ठीक है जी, अगला देखते हैं। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, बचाए रखने के लिए जो बेसिक फंक्शंस हैं वो लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, फर्स्ट है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन ग्रोथ के लिए, ठीक है, सर्वाइवल के लिए। रेस्पिरेशन अगेन जो आपने खाया है उस खाए हुए को डाइजेस्ट करने के लिए। डाइजेशन का मतलब ये होता है छोटे छोटे पार्ट्स में फूड मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर देना। सेकंड है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। अब ये ट्रांसपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि घर से स्कूल जाना, वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। इस ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि हमने खाना तो मुंह के अंदर डाला, लेकिन अब वो मुंह से स्टमक तक जाएगा, स्टमक से फिर ब्रेक डाउन होगा उसका छोटे छोटे पार्टिकल्स में बाइल जूस के थ्रू, ठीक है। बाइल जूस एक सब्सटेंस होता है जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है, और बाइल जूस का एक स्टोर हाउस होता है, उसको बॉडी में बोल देते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर एक स्टोर हाउस होता है, बाइल जूस वहाँ पर स्टोर होता है। अब जैसे ही अंदर से खाना आया, तो जब खाना आया तो खाने का भी ना एक प्रोसेस होता है। जैसे हमने रोटी का टुकड़ा लिया या कोई अंगूर लिया, उसको अभी हमने मुँह के अंदर रखा, तो मुंह के अंदर रखते ही फिर क्या होता है, कोई भी हम फूड आइटम अगर खाएंगे तो लिक्विड को छोड़ दीजिए, लिक्विड में कोई भी चबाता नहीं है लिक्विड को, लिक्विड सीधा बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। अगर हम कोई भी सॉलिड अगर खाएंगे तो सॉलिड तभी बॉडी के अंदर जाएगा जब वो थोड़ा सा सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड की फॉर्म में हो। उसका काम फूड एल्कलाइन क्या होता है? क्या? फूड एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब ये होता है कि फूड जो है वो आपका बेसिक नेचर का तो नहीं है। बेसिक का मतलब वैसा वाला बेसिक नहीं, ये तो बेसिक से एसिड और बेस, एसिड और बेस वाला, एसिड ठीक है। और बेस। तो दो चीज़ें होती हैं, एक एसिड होता है और एक बेस होता है। तो फूड टू मच बेसिक भी नहीं होना चाहिए, यानी कि टू मच अल्कलाइन भी नहीं होना चाहिए। बेसिक और अल्कलाइन लगभग एक ही चीज़ है। एल्कली का मतलब ये होता है ऐसा बेस जो कि पानी में घुल जाए, उसको एल्कली बोल देते हैं, ठीक है। तो वो टू मच अल्कलाइन भी नहीं होना चाहिए और टू मच एसिडिक भी नहीं होना चाहिए। होता है ना कई बार कि आंखें बंद होती जाती हैं, इमली खा रहे हैं तो खट्टा खट्टा खट्टा, तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही एसिड होता है, ठीक है। और अगर किसी चीज़ में ज़्यादा ही बेस है, यानी कि ज़्यादा एल्कलाइन है, तो फिर वो ऐसा होगा कि खाया नहीं जाएगा, थूक दो कि कड़वा होता है बहुत ज़्यादा। तो सर, तो
मैंने ये फंक्शन लिखा है बाइल जूस कन्वर्ट्स मेक फूड एल्कलाइन। हाँ, ये किस लिए? ये इस वजह से, बिल्कुल पेट में एसिड होता है। एसिड कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl मुंह में भी होता है, मुंह में भी होता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा वो एसिडिक ना हो जाए कि पेट में जलन होने लगे, तो बाइल जूस क्या करेगा, उसको थोड़ा सा अल्कलाइन कर देगा। एसिड और बेस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से न्यूट्रलाइज हो जाता है ये रिएक्शन। मतलब जैसे मान लीजिए हम कार की बैटरी में पानी डाल रहे हैं, ठीक है, या कोई भी बैटरी का हम काम कर रहे हैं और बैटरी की वजह से एसिड निकल गया, स्पिल आउट हो गया, हमारे हाथ वाथ पर कहीं पर लग गया एसिड, तो एसिड क्या करेगा, एकदम से जला देगा स्किन को, वहीं के वहीं खराब कर देगा। तो उस पर कितना भी पानी डालो फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जलन शांति नहीं होगी। आप हाथ को पानी के अंदर डुबा लो तब भी जलन होती रहेगी। लेकिन तभी आपको क्या करना है कि कोई भी अगर आपके पास बेस हो, बेस अगर नहीं है तो कास्टिक सोडा किस में मिलता है? विम बार में मिलता है, जो घर में होता है ना, बर्तन मांजने वाला जो साबुन होता है, उसको लगा लो। एसिड जहाँ पर भी लगा है ना तो जलेगा और ना एसिड का निशान आएगा। क्यों? क्योंकि बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है तभी के तभी। वो भी ना मिले तो फटाफट टूथपेस्ट लेकर आओ, टूथपेस्ट निकाल दो, पूरा का पूरा लगा दो जहाँ पर भी एसिड गिर गया है, हाथ पर, चेहरे पर या कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि एसिड को शांत करने का काम बेस ही करता है बस। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा ना, अब गर्मियों का मौसम है, ठीक, हम या तो साइकिल पर जा रहे हैं या स्कूटी पर जा रहे हैं या बाइक पर जा रहे हैं, तो हमने देखा कि ततैया आया उड़ते हुए और काट लिया, यही काटता है गर्दन पर। ठीक, तो अब क्या होता है कि कई लोग ये बोल देते हैं कि इस पर ना कुछ अचार वगैरह लगा लो, जहाँ पर भी उसने काटा है वहाँ पर अचार लगा लो तो सूजन नहीं आएगी, जलन भी नहीं होगी। कुछ लोग बोलते हैं नहीं इस पर ना वो लगा लो, चूना लगा लो तो ठीक हो जाएगा। तो दो अलग अलग तरीके के स्टिंग्स होते हैं। एक तो होता है वास्प स्टिंग, वास्प यानी कि जो ततैया होता है, और एक होता है आपका हनीबी यानी कि जो मधुमक्खी होती है। तो अगर हनीबी काट ले तो हनीबी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती है एसिटिक एसिड, हनीबी एसिड इंजेक्ट करती है। अगर हनीबी ने, आपने देख लिया कि आपको काटा किसने, चींटी भी, अगर आपने हनीबी ने काटा है तो हनीबी ने बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट करा है, तो तभी आपको क्या करना है, उसके ऊपर चूना लगा लेना है। तो चूना लगाओगे तो बिल्कुल भी सूजन नहीं होगी, जलन नहीं होगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि वो तभी के तभी आपने न्यूट्रलाइज कर दिया उसको। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को दोनों ने आज तक नहीं काटा। बहुत अच्छी बात है। मुझे ठीक है। 3 ने एक साथ मुझे हर साल काटते हैं, मेरे से खास दुश्मनी है। तो ततैया जो है वो पीले रंग का होता है, उसने अगर काट लिया तो वो बॉडी के अंदर बेस इंजेक्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या करा जाता है, उसके ऊपर घर में कहीं पर अचार वगैरह रखा हो, अचार निकालो और अचार लगा लो। क्यों? कहते हैं कि खटाई लगा लेनी चाहिए, अचार लगा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है, तो उसने बेस इंजेक्ट करा आपकी बॉडी के अंदर, आपने एसिड क्या, नींबू लगा लो। नींबू लगा लो, बहुत बढ़िया, सिट्रिक एसिड, तो वही नींबू का अचार, वही चीज़। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि उस पर लोहा रगड़ दो, सुना होगा? क्या लोहा रगड़ दो। मेरे को एक बार मकड़ी ने काटा था किसी दिन, पापा ने अपना कड़ा उतार के ऐसे जब मेरे को काटा था वो लोहे लोहे का- की सिजर लाकर लगा दी। हाँ, अब वो क्यों होता है कि मतलब उसमें भी, 2-3 किलो का कड़ा था। चलो ठीक है, 10 किलो का था आगे चलते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि उससे वो कितने किलो का था उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ रहा है कि उस पर थोड़ा सा रस्टिंग हो रखी हो, रस्टिंग समझ गए ना, जंग लगा हुआ हो लोहे के ऊपर। फिर क्या होगा कि वो जो जंग लगा हुआ है वो एक पाउडर होता है। अगर जंग लगा हुआ लोहा है तो आप उस पर उंगली ऐसे घुमाइए तो आपकी उंगली रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी, वो उस पर जंग लगा हुआ होता है, उसका निशान होता है। तो उसका ना एक पाउडरी सब्सटेंस होता है उसके ऊपर, जो जंग जमा हो जाता है उसके ऊपर, लोहे के ऊपर, और वो जंग होता है आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड जो होता है, या जितने भी मेटलिक ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे बेसिक होते हैं नेचर में। इसका मतलब मधुमक्खी ने अगर काटा है तो वो क्या उसने इंजेक्ट करा बॉडी के अंदर एसिड, उसके ऊपर लोहा रगड़ना चाहिए। ततैये ने काटा तो लोहा क्या, खुद लोहे से रगड़ जाओ, कुछ नहीं होने वाला, वो और उसकी जलन को बढ़ा देगा। एक तो पहले ही उसने ततैये ने बॉडी के अंदर बेस इंजेक्ट करा हुआ है, ऊपर से आप और लोहा रगड़े दे रहे हो, बेस पर बेस। हाँ, अपने लिए हर साल चूना मंगवाते होंगे। मैं जब भी मेरे को कोई ऐसा ततैया या दिखाई देता मैं मार देता हूँ उसको। तो मैं तो ऐसे हाथ से पकड़ के बाहर कर देती हूँ। चलिए जी, अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगला है। ट्रांसपोर्ट तो समझ गए। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो भी बॉडी के अंदर हमने जो भी चीज़ खाई उसका ट्रांसपोर्टेशन।
ये प्रोटीन है तो प्रोटीन बॉडी के सेल्स में जाएगा उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। कैल्शियम है तो कैल्शियम कहाँ जाएगा, दांतों में जाएगा, आंखों में जाएगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत है कैल्शियम की वहाँ जाएगा, बोन्स में जाएगा। और जो वाइटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ वहाँ उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। फिर है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब एक्सेस वाटर बॉडी में इकट्ठा हो गया तो यूरिन के थ्रू निकलना, ठीक है। और एक्सेस सॉलिड वेस्ट इकट्ठा हो गया तो वो स्टूल के थ्रू निकलना, ठीक। दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर मान लो हमने दौड़ना शुरू करा तो रुकेंगे तो सही, या बढ़ा रहे हैं अपनी स्पीड को तो या बढ़ाते ही चले जाएंगे पागलों की तरह तो गिर नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल करना मतलब अगर दौड़ना है तो दौड़ते दौड़ते हमको समझ में आ जाएगा कि अभी स्पीड कुछ ऐसी हो रही है कि भाई पैर लड़खड़ा जाएंगे, गिर जाओगे। तो इसलिए कोई भी अगर दौड़ता है तो वो अपनी लिमिट्स के अकॉर्डिंगली दौड़ता है, यानी कि वो खुद को कंट्रोल करना सीखता है। तो ये भी लाइफ प्रोसेस का एक हिस्सा है कि चलना है तो कितना चलना है, दौड़ना है तो कितना दौड़ना है। कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि मसल्स, डिफरेंट मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, हमारी आईज़ की मसल्स ने देखा कि बॉल आ रही है, इतनी स्पीड पर आ रही है, तो तुरंत ब्रेन के थ्रू, ब्रेन के पास मैसेज गया और ब्रेन ने मैसेज भेजा कि बस घुमा दो, बॉल आई और अब घुमा दो। तो ये दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट मसल्स। सर कैबिलियर की आंखें जो अलग-अलग डायरेक्शन में जाती हैं उनका ये तो सर वो तो ब्रेन के बारे में पता नहीं। कैमिलियन की आंखें जो अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, मालूम नहीं कि उसका किस चीज़ से रिलेशन। अब तुम क्यों बना रही हो ऐसी आंखें? सर उनको तो फिर नर्व्स वगैरह हो गया ज़्यादा, नर्व्स और शायद ब्रेन भी अलग। पता नहीं मैं जूलॉजी हम कैसे कर सकते हैं? ये उंगलियां नहीं तो वो महंगा तो हो सकता है, वो ऐसे ऐसे थोड़ी हो सकता है कोई कि कोई इधर कर ले। नहीं कर लेते हैं पता वो नहीं। कंडीशंस होती है ना मेडिकल वाली। नहीं लाइक कुछ लोग तो अपनी आईबॉल्स का ऐसे अंदर बाहर सर वो ऊपर करने से हो जैसे गया। तुम भी कर लेते हो ये काम ना। नहीं कर पाती मैं। चलिए जी अगला देखते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ हमें पता ही है। ग्रोथ के बाद मूवमेंट जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब मूवमेंट दिखाते ही हैं। 6 रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब ये दुनिया ऐसी चलती है, बच्चों के बच्चे होते जाते हैं और दुनिया ऐसी ही चलती रहती है, ठीक है। लोग मर चलिए जी आगे। हाँ तो सर डेथ भी होगा क्या? सर दुनिया चलती रहती है और लोग मरते रहते हैं। तो लाइफ प्रोसेस में ये भी हो गया। और क्या, यही तो होता है, सब अपनी ये लिमिट करने में जीते हैं। ये करने इसमें डेथ से रिलेटेड कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है। तो इसमें यही दे रखा है। डेथ तो होती ही है ना, पता है, हाँ। पता है। चलिए जी आगे चलते वो हैं। डेथ है, वो लाइफ प्रोसेस कैसे होगी? लाइफ और डेथ लाइफ तो खत्म ही हो गई ना वहाँ पर। Energy is needed for the life processes. Food is a kind of fuel which provides energy to all the living organisms. तो food एक फ्यूल है जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबके लिए फ्यूल का काम करता है, ठीक है। फ्यूल का काम करता है। जैसे वो हमें एनर्जी देता है। जैसे जैसे पढ़ने के लिए fuel बोल गाड़ी देते हैं ना, जैसे पढ़ने के लिए बोल देते हैं किसी बच्चे को कि भाई बादाम पढ़ना है, खाओ। कि भाई पढ़ना है तुम्हें, कि अभी कैसे पढ़ सकती हूँ मैं, अभी तो मुझे भूख लग रही है। अभी तो ऐसे भूखे पेट तो मेरे से नहीं पढ़ाई होती ना। और फिर खाना खा लिया, खाना खाने के बाद मैंने तो मुझे नींद आ रही है। कुल मिलाकर ये है कि पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आगे चलिए न्यूट्रिशन देखते हैं। अरे भैया ऑनलाइन वाले जागे हुए हैं क्या, आहन और आरुष? आरुष तो जागा है, आहन गायब है। आवाज़ आ रही है मेरी? आहन कहाँ गया? ये देखो ये गया। मेरी नोट्स कौन सी बुक में से? ये मैंने लखबीर सिंह में से ही बना रखे हैं। ओके सर। हाँ मैं दे दूंगा, इसके पूरे नोट्स दे दूंगा आपको, चिंता मत अरे करो। सर हाँ वो एडिशन कौन सा देना चाहिए हमें? किस चीज़ का एडिशन? बुक का? हाँ कौन तो सी? नया देना सर चाहिए। आरडी उसका RD सर उसके लेटेस्ट प्राइसेस वगैरह मैं आपको कल मैसेज लेटेस्ट एडिशन लो, लेटेस्ट एडिशन उसमें देखना रीप्रिंट 2022 या 2023 होना चाहिए, ठीक है। 2022 रिवाइज्ड 22 भी चलेगा, 23 भी चलेगा। रीज़न सिर्फ ये है कि पिछले साल ना और इस बार में सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ। सर सिलेबस 22 में वो दिया हुआ है, क्या? क्या कहते हैं, यूक्लिड्स वाले क्वेश्चन ये लेमा लेमा। लेमा तो नहीं था लास्ट ईयर में, लेमा नहीं था।
लेमा और डिवीजन डिवीजन एल्गोरिथम तो है, इस बार भी है। हाँ हाँ सेम है, कुछ चेंज हुआ नहीं। चलिए अब न्यूट्रिशन पर आते हैं, पेज नंबर 3। द टर्म न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट। अ न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस which an organism obtains from its surroundings and uses it as a source of energy or for the biosynthesis of its body constituents like tissues and organs। तो जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग्स से ऑब्टेन करता है, ठीक है। पेड़ पौधे हैं उसकी सराउंडिंग में, वहाँ से ऑब्टेन करता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब जब न्यूट्रिएंट्स उसने ऑब्टेन करा तो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करके बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडीज ऑर्गन्स, जैसे कि टिश्यूज़ हैं, जैसे कि अलग अलग ऑर्गन्स हैं, तो उन ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, टिश्यूज़ का डेवलपमेंट कैसे होगा जब उसकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म मेनली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है अपनी बॉडी में एनर्जी लेने के लिए। एनर्जी उसको मिलती ही कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से, ठीक है। उसके बाद सेकंड है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स लाइक स्किन, ब्लड एटसेट्रा। स्किन का डेवलपमेंट, ब्लड फ्लो, ये सब कुछ जो है प्रोटीन्स और मिनरल्स के हेल्प से ही होता है, ठीक। तो ये दो एग्जांपल दिए न्यूट्रिशन में, कार्बोहाइड्रेट और फैट से एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है और प्रोटीन से और मिनरल से स्किन, मसल्स और ये ब्लड, इनका काम ढंग से होता है। उसके बाद है न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। तो इनका इनटेक, और इनटेक के साथ साथ ये नहीं कि इसको ले जाकर इन सब चीज़ों को बॉडी के अंदर रख दिया, कहीं प्लेस कर दिया एक जगह, इनका यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। तो हर एक चीज़ का कि प्रोटीन कहाँ जाना चाहिए वो वहाँ चला जाए, मिनरल्स कहाँ जाने चाहिए वो वहाँ चले जाए, तो इनका यूटिलाइजेशन, ये सब कुछ भी न्यूट्रिशन की ही कैटेगरी में आता है। क्लियर है? चले आगे। अगला देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स methods of procuring food or obtaining food by an organism. There are mainly two modes of nutrition. तो modes of nutrition में क्या आता है? Methods of procuring food. Procuring food का मतलब क्या है? Food को store करना, किस तरीके से store करना, और obtaining food by an organism या food obtain करना by an organism. There are mainly two modes of nutrition. एक होता है autotrophic और एक होता है heterotrophic. पता होगा अंतर? यस सर। Autotrophic मतलब वो वाला जो इंडिपेंडेंट है, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। तो ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स और सिंथेसाइजेस इट्स ओन फूड। ये वो वाला न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है वो खुद ही बनाता है, ठीक है, from the simple inorganic materials like carbon dioxide and water present in the surroundings with the help of sunlight energy। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और ये मेन एग्जांपल किसका है? प्लांट्स का ही है। द ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया also obtain their food by the autotrophic mode of nutrition, though most bacteria are not autotrophs। तो इसमें क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही फॉलो करते हैं, मतलब अपना फूड खुद बनाते हैं। हाँ, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो अपना फूड, जैसे एल्गी हो गया, तो लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया नहीं होते, मतलब बहुत कम ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, नहीं तो वो भी दूसरों पर ही डिपेंड रहते हैं। अच्छा, फिर है those organisms which can make their own food from carbon dioxide and water are called autotrophs. All the green plants are autotrophs। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स ही कहलाते हैं। फिर है those organisms, sorry, the autotrophic organisms contain the green pigment called chlorophyll which is capable of trapping sunlight energy। तो जितने भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का ये काम होता है कि इट इज़ कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी।
तो वो सनलाइट को ट्रैप करने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखेंगे अगला हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हीट्रोस मीन्स अदर्स एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, यानी कि जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहे, अदर्स पर डिपेंड करे। Heterotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make or synthesize its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water and depend on other organisms for its food. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना फूड नहीं बना सकता, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर ही डिपेंड रहेगा अपनी फूड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, चलिए मैं अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ, इसको करता हूँ आगे कंटिन्यू। तो आता है नीचे की अरे यार ये कुछ भी कर रही क्या हां क्या अरे यार कहाँ है? तेरे दिन से कहाँ है मेरा दीदी? सोसाइटी क्या बोल रहा था? तुम्हें पता नहीं क्या बोलता है, इसको नहीं आती तेरी बात। और मुझे समझ में नहीं आता है। सब हंसते थे, इस पे देखो बोलता था। वहां स्पेल रखा है प्लीज फोकस हमें तो पिछले 2 सालों से नहीं आ रही। तेरा भाई अभी भी वही सब है? बच्चे बैठ लगाते थे कि मैम कब तुझे चुप करेंगे और बोलेंगी। सीरियसली हम फर्स्ट क्लास में बैठ लगाते थे कि कितने और मिनट है, इससे पहले कि मैम बोलेगी अब तक बहुत होगी तुम्हारी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ग्रेड। मैं इसके पहले स्कूल में तू तो देहरादून नहीं रहता था? मैं जीती हरिद्वार तो तुम तो हरिद्वार रहते थे। और क्यों नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रेड मेरा से होम टाउन मेरा में हरिद्वार में है ओ मेरा बहुत अच्छा है। मैं तो बता रही हूँ अच्छा मैं जीत गई बेट 25 टाइम्स। I was seeing 165 चॉकलेट के ऊपर लगाते हैं। हम फर्स्ट क्लास में थे, बता दो। पैसे को देके पता ना कौन कौन करते थे नाम नहीं बता। याद। अनंत था एक, वो तो सेकंड ग्रेड में था, थर्ड ग्रेड में वो छोटू सा टॉप तोड़ने की धमकी देता था। कौन? छोटू सा फायर अनंत गुप्ता चेस में 15 से चेस भी कैसे खेलता था वो विकास अगले हाथ दांत तोड़ता था। मतलब ये हाथ तो अलग है। थर्ड ग्रेड अरे में बात बातें करना करना ही तो था। दीवान की तो आंखें हो गया था अगले हाथ में तो दांत टूटा था, हाँ दीवार में लग गया था ना उसको। हाँ रुद्र से वो तो भी है शायद। तो सोलर इक्लिप्स परसों परसों? हाँ अरे तो परसों ट्यूशन की छुट्टी है ना? नहीं एक्चुअली 20 तारीख है। नहीं हाँ वो 20 तारीख है। वो जिस काम के लिए मैंने बोला था ना वो इसी की वजह से जो एक्लिप्स है इसी की वजह से वो काम परसों ना करके कल करूँगा, कल रखूँगा छुट्टी। ठीक है, सिर्फ आपके बैच की। सर ओके सर सर कब का है एक्लिप्स और कौन सा एक्लिप्स है? ये तो मेरे को पता है। अरे जब मून सन के आगे आ जाता है। अरे सोलर वाला सोलर वाला है ना? हाँ लूनर थोड़ी ना है पता है मुझे। सोलर मुझे नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि कोई ग्रहण है। अब वो सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है ये नहीं पता। मैंने आज तक नहीं देखा। लूनर एक्लिप्स उल्टा अर्थ की शादी को पड़ती है। हाँ फिर चांद कैसा दिखता है? चांद
अरे सोलर जो है ना, सोलर में सिर्फ जो उसका इफेक्ट है वो बता देता हूँ। सोलर में क्या होता है कि दिन के टाइम रात हो जाती है, और लूनर में क्या होता है रात के टाइम थोड़ा सा दिन निकल जाता है, थोड़ा बस, सा। थोड़ा सा। ऐसे ही दिन के टाइम में भी थोड़ी सी रात सी हो जाती है बस। कभी कभी होता है कोई ग्रहण हमने ऐसा भी देखा है कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता हाँ, इस बार टोटल है। टोटल है किस टाइमिंग क्या है? मैं पूरी तरह से देखूंगा। सर देख लो ना। नहीं कोई बात नहीं, मैंने नहीं देख लो। पहले बाय चले पढ़ लेते हैं। पहले बायो। उसमें देखिएगा ऑल द एनिमल्स हैव अ heterotrophic mode of nutrition. Most bacteria and fungi also have heterotrophic mode of nutrition. ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं और फंजाई जो हैं उनमें भी सब में heterotrophic mode of nutrition ही होता है, मतलब वो भी दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। अगला है those organisms which cannot make their own food from inorganic substances like carbon dioxide and water and depend on other organisms for their food are called heterotrophs. तो ऐसे ही जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम हीटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑल द एनिमल्स आर हीटरोट्रॉफ्स। कोई भी एनिमल अपना फूड खुद तो नहीं बनाता, ठीक है ना, तो वो बाहर से ही कोई ना कोई चीज़ लेता है, उसी से उसके फूड कार्निवोरस रिक्वायरमेंट्स तो शिकार कंप्लीट होती है। उसके बाद अगला देखिएगा, कार्निवोरस द नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक यीस्ट आर ऑल्सो हीटरोट्रॉफ्स। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो भी हीटरोट्रॉफ्स ही होते हैं, वो भी दूसरे पर ही डिपेंड करता है। सर जैसे पिचर प्लांट सुना है? पिचर प्लांट पिक्चर उसमें वो वो इंसेक्ट आ जाता है उसके ऊपर, वो इंसेक्ट आ जाता है, धीरे धीरे ऐसे उसको एनगल्फ कर देते हैं। लीव्स जो है वो चारों तरफ से घेर लेती हैं उसको। उसके बाद देखिए टाइप्स अच्छा ऑफ वो वाला जो पहले जो एनिमेशन मूवी हम देखते थे ऐसे वही डरावना सा वही पेड़ वो पेपर में ऐसे बनाकर थोड़ी दिखाऊंगा, ठीक है, डरावना सा पेड़। और वो अपनी जीभ बाहर करता था और इंसानों को अपने अंदर ले जाता था। सर कंटिन्यू करिए। या अभी भी शिनचैन वगैरह चल रहे हैं। टाइप्स ऑफ heterotrophic nutrition. The heterotrophic mode of nutrition is of three types: saprotrophic nutrition और saprophytic nutrition. तो saprotrophic या saprophytic एक ही बात है। इसमें क्या होता है? Saprotrophic nutrition is that nutrition in which an organism obtains its food from decaying organic matter of dead plants, dead animals and rotten blood etc. कि कोई अगर डेड प्लांट है या डेड एनिमल है या रोटन ब्रेड है, रोटन ब्रेड, तो ये जो डिकेड मटेरियल्स हैं, जो डिके हो रहे हैं, जो सड़ रहे हैं, जो खराब हो रहे हैं, उनसे अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल जो करे, ऐसा न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और एक होता है पैरासाइट और एक होता है होलोसाइट। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में देखिएगा, द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट विदाउट किलिंग इट। खून चूस पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आप वही है एक तरह से कि उसमें किसी भी बॉडी के ऊपर या किसी भी बॉडी के अंदर कोई एक ऑर्गेनिज्म चला जाता है और फिर वो क्या करता है, वो जिस बॉडी के अंदर गया है वो बॉडी तो उसके लिए कहलाएगी होस्ट, और फिर वो जो होस्ट बॉडी है वो अपने लिए जो चीज़ ईट कर रही है उसी में से वो न्यूट्रिशन डिराइव कर रही है। एग्जांपल लीच। लीच सर पैथोजेंस नहीं माना जाएगा। एग्जांपल कोरोना वायरस। हां वायरस। कोरोना वायरस में क्या वायरसेस फिर लिविंग थिंग्स के जैसे क्लासिफाई थोड़ी ना हो सकता। नहीं करेंगे नहीं उसको। वो क्या होता है कि जब उसको होस्ट बॉडी मिल जाती है तब वो लिविंग थिंग में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमें दिखलानी चाहिए। ठीक है। सर कोरोना अब- वायरस तो बहुत पहले था, पर अब ये बहुत फेमस नहीं हो गया पिछले 2 साल से। तो सही कह रही है। 1918 में भी इसके कुछ केसेस आए थे, 1918 में, 1918 में, अच्छा 100 साल पहले तब तो भी ये आए थे। बस मास आउटब्रेक हुआ। एक्चुअली क्या है कि अब हम लोगों को पता था, पहले क्या होता था ना, पहले मेडिकल फैसिलिटीज उतनी थी नहीं, तो सब ये कहते थे खांसी हो गई, जुकाम हो गई, मर गया, है ना, ये बोल देते थे, इसको ये बीमारी हो गई, डेथ हो गई। तो पहले उतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब तो ये है कि भाई पता चल गया कि उसका रीज़न क्या था, तो ये आया पहले भी था। और इस बार जो है, इस बार पूरे वर्ल्ड में फैला। और उसमें पहले ये भी होता था कि कोई प्रॉब्लम अगर किसी एक कंट्री में हो रही है तो उस कंट्री तक ही लिमिटेड रहती थी। अब क्या है, अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों की, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, बहुत ट्रैवलिंग है। तो अगर किसी एक कंट्री में कोई प्रॉब्लम फैल रही है तो फिर वो दूसरे कंट्री में बहुत जल्दी फैल जाती है। तो इस वजह से इस बार जो है पूरे अक्रॉस द ग्लोब फैला। पहले ये हुआ था कि भाई प्लेग आया किसी एक कंट्री में तो उसी कंट्री में होकर रह गया। अब क्या था कि सारे में फैल गए, इसीलिए लॉकडाउन लगाए गए, अलग अलग कंट्रीज़ में लगाए गए, इसीलिए फ़्लाइट्स वगैरह सब बंद हो गई थी, पता ही होगा, है ना।
चलिए आगे चलते हैं. अब पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल which feeds on another living organism called its host. तो जो पैरासाइट है किसी भी दूसरे एनिमल पर ही फीड करता है, ठीक है, तो उसी में से वो न्यूट्रिशन डिराइव करता है. तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन सेवरल फंजाई, बैक्टीरिया, a few plants like Cuscuta and some animals like Plasmodium and roundworms. Last, holozoic nutrition is that nutrition in which an organism takes the complex organic food materials into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism. Holozoic nutrition वही है जो हम ह्यूमन बींग्स फॉलो करते हैं, ठीक है. चलिए जी इतना कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ आपको. मैं मैसेज कर दूंगा अगर मैं हो गया तो टाइम भी फ्री हो गया और 3:30 बजे तक मैं मतलब अगर मैं आ कल भी पाया, सर बायो पढ़ाना, परसों भी, ठीक है. अगर मैं टाइमली आ गया ना तो मैं कल आपकी क्लास लूँगा, नहीं तो संडे को क्लास ले ही चुका डेट था. शीट तो ऐसे बना रखी है, ट्यूसडे फ्राइडे ट्यूसडे फ्राइडे ट्यूसडे फ्राइडे फ्राइडे ट्यूसडे. Okay, thank you, sir. Good evening. Good afternoon. Good afternoon.